नमस्कार मित्रों। जब भारत पाक विभाजन हुआ, ये कहानियाँ इसलिए दोहराई जा रही हैं क्योंकि ये इन सब का ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के मेकअप जिसे बोलते हैं ना, जीवन की एक रचना प्रक्रिया और जीवन की संभाल उसके साथ जुड़ा हुआ है। इससे हम कट नहीं सकते, ये हमारे संस्कारों का सवाल है। उस वक्त भारत पाक विभाजन में जब लोग तरह तरह की चीज़ें जान हथेली पर रख कर लोग इधर से उधर और उधर से इधर जा रहे थे। आप उधर और इधर का आप अपने आप ही इसका अर्थ निकाल लीजिएगा, स्पष्ट है। तो उस वक्त सबसे जो चीज़ें थी जिनके साथ अटैचमेंट होती है सारी ज़िंदगी, वो है संपत्तियाँ। लेकिन जब जान पर बनी हो तो संपत्तियाँ कैसे हाशिए पे सरक जाती हैं अपने आप, इस बात का प्रमाण मैं आपको इस प्रकरण के माध्यम से देता हूँ। मित्रों, अब इस वक्त ये है स्थिति कि इस वक्त हमारे देश में लगभग 1 लाख करोड़ की संपत्तियां ऐसी हैं जो सरकार के नियंत्रण में है। उन पर ठप्पा जो लगा हुआ है वो ये है कि ये शत्रु संपत्तियां हैं। संपत्ति कभी शत्रु होती है, लेकिन एक शत्रु संपत्ति का एक कॉइनेज राजस्व के रिकॉर्ड में एक नया मुहावरा गढ़ दिया गया और उस मुहावरे की मोहर जो थी उन संपत्तियों पे लग गई। इसमें सर्वाधिक जो संपत्तियां हैं वो उनकी संख्या है 5,936। मैं सर्वाधिक एक ही राज्य की बात कर रहा हूँ। ये 5,936 संपत्तियाँ अकेले उत्तर प्रदेश में हैं, जो लावारिस तो नहीं है, क्योंकि वारिस उनके रिकॉर्ड में तो हैं, लेकिन इन्हें शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है कि अगर लावारिस घोषित कर दिया और कल को कोई वारिस खड़ा हो गया तो हमें तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसलिए शत्रु संपत्ति, और इसके लिए अलग से कानून भी बना दिया गया कि शत्रु संपत्ति जो है इस पर सरकार का ही अधिकार रहेगा। ये कानूनी एक दाव पेच की बात है। और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने एक मंत्रिमंडल की सिफारिश में सन 2020 में कोशिश की इस बात की कि 9,400 ऐसी संपत्तियां हैं जिनका निपटारा तो करना है। कोई कानून बना के इनका निपटारा कर दिया जाए। अगर ये राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं तो राष्ट्रीय महत्व को सौंप दी जाएं, और यदि ये राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें नहीं हैं तो संबंधित संस्थाओं को दे दी जाएं। शिक्षण संस्थाएं हैं, कोई गतिविधियों की, सांस्कृतिक गतिविधियों की संस्थाएं हैं तो उनको दे दी जाएं, ताकि उनका एक असेट बन जाए, उनके पास एक कोष हो जाए, एक पृष्ठभूमि उनकी बन जाए कि ये समृद्ध संस्थाएं हैं और ये इनका जो विवाद है उसकी संभावनाएं ख़त्म हो जाएं। लेकिन उसके बाद इसका बाकायदा कानून बना था, उसका नाम ही ऐसा था, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। और ये एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जो है 1968 में पारित हुआ था। 1968 में पारित हुआ है। और इसमें जो संख्याएं आप देखेंगे तो संख्याएं बड़ी विचित्र हैं। उत्तर प्रदेश में 5,936 ऐसी संपत्तियां हैं। पश्चिमी बंगाल में दूसरे स्थान पर रहता है, क्योंकि बंगाल का विभाजन भी पंजाब के साथ ही हुआ था। वहाँ भी 4,301 संपत्तियां जो हैं वो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के अधीन सरकारी नियंत्रण में है, देख रेख में है। दिल्ली में भी ऐसी संपत्तियों की संख्या कम नहीं है। ये संख्या 659 अर्थात 660 से एक कम ये संपत्तियां दिल्ली में भी हैं, जो एनिमी एक्ट के अंडर आती हैं, अधीन आती हैं उस कानून के। और उसके बाद मध्य प्रदेश में 94 गुजरात में 152, राजस्थान की 13 संपत्तियां और छत्तीसगढ़ की 11। ये सारी की सारी संपत्तियां ऐसी हैं जो एनिमी एक्ट में शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई और उनके बारे में किसी विवाद की फ़िलहाल कोई संभावना कोई नहीं छोड़ी गई। अब इसके जो कानूनविद हैं उनका ये कहना है कि वैसे भी सरकारें, राज्य सरकारें तो उदासीन रही हैं कि जब हमने इनका लाभ नहीं उठा सकना तो हमें क्या ज़रूरत है चक्रों में पड़ने की, विवादों में पड़ने की। लेकिन तब जो कानूनविद थे उनका ये कहना था, उनका ये स्पष्टीकरण था कि
जिस देश के साथ कभी भी, जो पहले तो डिफ़ाइन करना था कि शत्रु कौन है, तो शत्रु को डिफ़ाइन करने के लिए, शत्रु को परिभाषित करने के लिए एक आधार बना दिया गया कि जिसके देश के साथ कभी हमारा युद्ध हुआ है वो हमारा शत्रु है। एक मोटी सी बात है। और उसमें भारत चीन युद्ध भी शामिल है, भारत पाक युद्ध भी शामिल है, और 1971 का जो युद्ध है वो भी शामिल है। तो ऐसे युद्धों की पृष्ठभूमि में अपनी पुश्तैनी संपत्ति को छोड़कर आए लोगों का ये अधिकार बनता है कि जब कभी सरकारें अवसर दें, वो उसकी रख रखाव के लिए वहाँ की सरकारों को जिम्मेदारी उठाने के लिए विवश कर सकें। लेकिन मित्रों, ये विवाद हैं और बड़े दिलचस्प विवाद हैं। इनमें कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इनको किस कैटेगरी में रखा जाए, जिनको इस वर्ग में रखना भी आसान नहीं है कि वो शत्रु संपत्ति उसको घोषित कर दिया जाए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे देता हूँ कि बहादुर शाह ज़फ़र की जो परपौत्री और परपौत्र जो हैं वो अब भी जीवित हैं और उनके भी मुकदमे चल रहे हैं। वो दिल्ली के लाल किले पर भी अधिकार की बात करते हैं। खैर, वो तो उनका नहीं बनता, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके जो वारिस जो यहाँ पर रहते हैं, सरकारी रूप से रह रहे हैं और वंशावलियों में उनका जिक्र है, वो भी अदालतों में चले गए कि ये शत्रु संपत्ति तो है ही नहीं, ये तो हमारी बुज़ुर्गों की संपत्ति है और ये हमें दी जानी चाहिए। लेकिन ये विवाद कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेते और इसका जो सही वर्गीकरण है कि कौन सी संपत्ति जो है वो एनिमी संपत्ति है और कौन सी संपत्ति राष्ट्रीय धरोहर का रूप ले सकती है, इस बारे में भी बहस मुबाहिसा चलता रहता है। कुछ की जो दावेदारी है वो वक्फ़ बोर्ड द्वारा भी की गई है कि वो मुस्लिम संपत्ति मानता है, लेकिन जो एनिमी की संपत्ति है उसको आप मुस्लिम या हिंदू संपत्ति के रूप में इस तरह से अगर आप वर्गीकृत करना चाहें तो ये संभव नहीं है। तो मित्रों, ये सारे विवाद जो हैं अब तक जारी हैं और आप अंदाज़ा लगाइए कि शत्रु संपत्ति के रूप में छोड़ी हुई संपत्ति के दावेदार कितने ज़्यादा हैं हमारे इस पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के। उनका सही अनुमान लगाना ही संभव नहीं है। और यदि आपको कभी मौका मिले तो उसमें फ़िक्र तौसवी साहब की एक पुस्तक है, छठा दरिया, उसमें एक पैराग्राफ आता है, मुझे पूरा तो वो याद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं रावी की लहरें बिकाऊ हैं, कोई आके ले जाए। फ़लाँ जगह की जो हवाएं हैं वो बिकाऊ हैं, कोई आके ले जाए। हवाएं, लहरें, इन सब को बेचने या ख़रीदने की बात ये अदब का हिस्सा, साहित्य का हिस्सा तो हो सकती हैं, लेकिन इन्हें आप किसी भी रूप में कोई वैधानिक दावेदारी वाले मुकदमों के साथ नहीं जोड़ सकते। शायद इसलिए वो गुलजार साहब ने भी एक बार कहा था ना कि मैं लाहौर चला जाता हूँ मेहदी हसन से मिलने, क्योंकि सुना है कि यादों पर और स्मृतियों पर कोई भी वीज़ा नियम लागू नहीं होता। तो मित्रों, ये वीज़ा नियम इन बातों पर लागू नहीं होता, लेकिन कुछ एक धरातल की कठोर सच्चाइयाँ हैं जिनसे हम आँख मूंद नहीं सकते और उन्हें फटी आँखों से हम देख भी नहीं पाते। शुक्रिया।